Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Naseem Beg from DPSC, Faisalabad again here with you all. Computer Science सेकेंड ईयर ICS बुक हमने स्टार्ट की हुई है. चैप्टर नंबर 3 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को हम स्टडी कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है. प्री रेक्विजिट्स के लिए या इसके ओवरव्यू के लिए आप लेक्चर नंबर 1 जो सा वो देख सकते हैं. लेक्चर नंबर 1 में हमने 4 एस्पेक्ट से ओवरव्यू लिया, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेटा एनालिसिस. ये 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज 3.2 हम डेटा मॉडलिंग जो सा इसको स्टडी करेंगे. डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. दोबारा समझें. डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. यानी इसमें हम जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं और उन डेटा ऑब्जेक्ट्स के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं. और जब इसका हम मॉडल बना देते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग. इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग आर एंटिटीज, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनलिटी एंड नंबर 5 पे मॉडलिटी. तो ये 5 चीज़ें आपने जहन में रखनी है. ये डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे. एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स नंबर 1, नंबर 2 एट्रीब्यूट्स, नंबर 3 रिलेशनशिप्स, नंबर 4 कार्डिनलिटी एंड नंबर 5 मॉडलिटी. एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स. ये डेटा एंटिटी ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग that is participating in the system. It is always properly identifiable. For example, a teacher, a student, an aeroplane, all are entities. अब इसमें जो टीचर है वो भी एक एंटिटी है. अगर आप एक स्कूल का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है. इसी तरीके से अगर वो स्कूल की बसेस हैं तो बसेस भी एक एंटिटी है. अगर उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो अकाउंट्स भी एक एंटिटी है. इसी तरीके से फ़ी सिस्टम उन्होंने अगर बनाना है तो फ़ी भी एक एंटिटी है. एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन एंटिटी. एनीथिंग about which we want to keep or record information is called an entity, या उसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. Attributes. Attributes defines the objects, describe their characteristics and in some cases make references to other objects. That is, attributes for a teacher could be, for example, पीछे हमने बात की कि टीचर इज एन एंटिटी, स्टूडेंट इज एन एंटिटी, एरोप्लेन इज एन एंटिटी. तो अगर हम टीचर एंटिटी की बात करें तो टीचर एंटिटी में फर्दर चीज़ें आएंगी, जैसे टीचर का नाम होगा, उसका जेंडर होगा, लास्ट डिग्री उसकी होगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, इसी तरीके से पे स्केल उसका होगा, या नेशनैलिटी होगी, या मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, या उसका होम एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल. इसी तरीके से उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है. ये बहुत सी चीज़ें हैं. तो किसी एंटिटी के मतलब जो जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वो हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सा वो एट्रीब्यूट कहलाएगा. तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जो एक एंटिटी है वो एक बड़ा यूनिट है और हर एंटिटी के आगे जो डिटेल है दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट. दैट इज़ कॉल्ड एन एट्रीब्यूट. तो जैसे टीचर का नेम ये एक एट्रीब्यूट है, जेंडर ये भी एक एट्रीब्यूट है. तो अगर आप सपोज
टीचर एंटिटी के यहाँ पे मौजूद एट्रीब्यूट्स को काउंट करें तो टीचर नेम 1 2 3 4 5 6 7 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आप बहुत से एट्रीब्यूट्स और ले सकते हैं, जैसे आप उसका CNIC नंबर ले सकते हैं, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। उसके घर का एड्रेस ले सकते हैं, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, वो भी एट्रीब्यूट होगा। उसका डिपार्टमेंट ले सकते हैं, वो भी एट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, वो भी एट्रीब्यूट होगा। उसकी सैलरी कितनी है वो भी एट्रीब्यूट होगा। मेडिकल अलाउंस उसको कितना मिल रहा है वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहा है वो भी एक एट्रीब्यूट होगा। और इसी तरीके से और बहुत कुछ, उसमें उसकी पिक्चर भी हो सकती है, उसके फिंगर प्रिंट्स भी उसका एक एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स, describe their characteristics and in some cases make references to other objects। तो जैसे टीचर के एट्रीब्यूट्स आपके सामने हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट के एट्रीब्यूट देखें तो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका बे फॉर्म नंबर होगा या CNIC नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा, रेजिडेंस का एड्रेस होगा, ब्लड ग्रुप होगा, क्लास उसकी कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एंटिटीज जो सी हैं वो एक बड़ा यूनिट है और हर एंटिटी के आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप्स। फिर हम कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को देखेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है? द रिलेशनशिप इंडिकेट्स how the entities or objects are connected or related to each other। तो जो रिलेशनशिप है इसमें बताना होता है कि जो एंटिटीज हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका आपस में कैसा रिलेशन है और क्या रिलेशन है। दो चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि रिलेशन की टाइप कौन सी है और रिलेशन ज़रूरी है या नहीं। तो इसको हम पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी और मोडालिटी के नाम से, यानी रिलेशन की टाइप कार्डिनैलिटी, और इसी तरह हम मोडालिटी में देखेंगे कि रिलेशन ऑप्शनल है या कंपल्सरी है। द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड कनेक्टेड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। कंसिडर द डेटा ऑब्जेक्ट बुक एंड बुक स्टोर इन द फॉलोइंग डायग्राम। जैसे बुक आपके पास एक एंटिटी है और बुक स्टोर भी एक एंटिटी है। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट या एंटिटी है बुक, एक आपके पास एंटिटी या ऑब्जेक्ट है बुक स्टोर जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। तो ये बेसिक कनेक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, बुक भी ऑब्जेक्ट, बुक स्टोर भी ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा आपने रिलेशन बता दिया कि जो बुक है वो बुक स्टोर में होती है। इसकी डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि जो बुक है वो बुक स्टोर में होती है। बुक का आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक स्टोर से। बुक स्टोर वाले आपको डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारे पास ये बुक है। इसी तरह जो बुक स्टोर है वो बुक्स को स्टॉक कर सकता है, वो 1 2 3 4 कॉपीज उसकी ला के रख सकता है। यानी जो बुक स्टोर है वो बुक्स को डिस्प्ले भी करता है, बुक्स को ऑर्डर भी करता है, बुक्स को स्टॉक भी करता है, इसके अलावा बुक्स को सेल भी करता है। और इसी तरीके से जो बुक्स हैं अगर वो सेल हो गई हैं तो वो रिटर्न भी हो जाती हैं। इसी तरह जो परचेज की गई बुक्स हैं वो भी रिटर्न होती हैं। तो जो बुक स्टोर एक एंटिटी है। अब बुक्स के साथ हमने उसका पूरा अगर डिटेल रेफरेंस देखा तो हमें पता चला कि 5 रिलेशंस हैं। बुक स्टोर या तो नई बुक्स मंगवा रहा है, या ऑलरेडी जो उसके पास मौजूद हैं उनको डिस्प्ले कर रहा है, या जो बुक्स हैं उनको स्टॉक कर रहा है, और या वो बुक्स को सेल कर रहा है, या जो सोल्ड बुक्स हैं उनको वो वापस ले रहा है, या जो परचेज बुक्स हैं उनको वो रिटर्न कर रहा है। तो ये थोड़ा डिटेल्ड रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखा। अब फॉलोइंग आर द डिफरेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिलेशनशिप बिटवीन देम। ए बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, या वो बुक मंगवाएगा या बुक्स मंगवाएगा। ए बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक्स और बुक्स। ए बुक स्टोर स्टॉक बुक और बुक्स। ए बुक स्टोर सेल्स बुक और बुक्स।
a bookstore, returns book or books. It is important to note that all the relationships define the relevant connections between both objects. All the relationships are bi-directional, यानी ये दो सिमती रिलेशनशिप्स हैं, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से मुखातब है, बाई डायरेक्शनल, दो सिमती. वी हैव टू कंसिडर ओनली द रेलिवेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट. तो हमने जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो हमने सिर्फ एक के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और आमतौर से हम कंसंट्रेट करेंगे बुक स्टोर के ऊपर. बुक के ऊपर हम कंसंट्रेट उस वक्त करेंगे जब हम बुक की डिटेल्स जो सी वो लेंगे. Point number 4, cardinality. Whether some occurrence of object 1 are related to some occurrence of object 2. It is expressed as one or many. Example, a husband can have only one wife and a father can have many children. तो अगर आप ये एग्जाम्पल देखें कि एक जो शौहर है, एक हस्बैंड की एक वाइफ है, लेकिन जो एक बाप है उसके कई बच्चे हैं, तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ये 1 to 1 है, लेकिन जो बाप और बच्चों का रिलेशन है ये 1 फादर टू मैनी चिल्ड्रन, ये 1 to many है. तो इस तरह हमारे पास जो रिलेशंस हैं वो 1 to 1. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने 1 to 1 रिलेशनशिप देखना है तो वो क्या है बताता हूँ. अभी 1 to many हो सकता है, मैनी टू मैनी, रिकर्सिव एंड नन. तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रिलेशनशिप जो सा ये कौन कौन से रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं. तो 1 to 1 रिलेशनशिप की अगर आप बात करें, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है. इसी तरह एक डॉक्टर एक पेशेंट, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है. इसी तरीके से 1 to many को अगर आप देखें तो 1 टीचर मैनी स्टूडेंट, जैसे टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, या 1 डॉक्टर मैनी पेशेंट्स, जैसे नर्स में डिस्पेंसरी में होता है कि एक डॉक्टर बहुत से पेशेंट्स. मैनी टू मैनी की अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो जैसे बहुत से टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट्स, या बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से पेशेंट्स, जैसे हॉस्पिटल. तो 1 to 1 जैसे हस्बैंड वाइफ या कोई बच्चा जैसे घर पर ट्यूशन लेता है, एक टीचर एक स्टूडेंट. 1 to many जैसे क्लासरूम में एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स. मैनी टू मैनी जैसे हॉस्पिटल है या कॉन्फ्रेंस रूम है, बहुत से टीचर बहुत से स्टूडेंट्स. और रिकर्सिव रिलेशनशिप को ज़रा आप अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या होता है. इसमें ये होता है कि जब किसी एंटिटी का रिलेशनशिप उसके अपने ही साथ हो तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप. जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, एक टीचर है, तो वो कभी कभी स्टूडेंट भी बन जाता है, या एक एम्प्लॉई है तो वो कभी सुपरवाइज़र बन जाता है. अब सुपरवाइज़र भी एक एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई भी एक एम्प्लॉई है, तो एक एम्प्लॉई के कई रोल हो सकते हैं. तो जैसे रिकर्सिव ऑपरेशन, अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, जैसे ड्राइवर है, कभी वो ओनर खुद ड्राइव कर लेता है गाड़ी और ड्राइवर को पीछे बिठा लेता है, कभी वो ड्राइवर को कहता है कि तुम गाड़ी ड्राइव करो. तो रोल की हम बात कर रहे हैं कि रिकर्सिव रिलेशनशिप वो होगा जब किसी एंटिटी की जो अपनी नेचर है वो चेंज हो रही है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एम्प्लॉई है, वो एज एन एम्प्लॉई भी काम कर रहा है और वो एज ए सुपरवाइज़र भी काम कर रहा है, उसके अंडर बहुत से और एम्प्लॉइज़ हैं. तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा रिकर्सिव रिलेशनशिप. और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं होता. अब हम बात करेंगे मोडेलिटी की. इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है. तो अगर तो ऑप्शनल रिलेशनशिप है तो 0 से शो करेंगे, और अगर मैंडेटरी है, लाजमी रिलेशनशिप है, तो हम उसको 1 से शो करेंगे. तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर एंड रिपेयर एक्शन इन ए वर्कशॉप एनवायरनमेंट. यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कस्टमर एक वर्कशॉप पे गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए लेके गया है. तो वहाँ पे रिलेशनशिप्स जो उनसे वो ऑप्शनल भी हो सकते हैं, मैंडेटरी भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम इस 1 to 1 रिलेशनशिप की बात करें, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये मैंडेटरी है. और अगर हम फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, ये रिलेशनशिप जो सा ये ऑप्शनल हो सकता है, क्योंकि लाजमी नहीं कि
किसी बाप के औलाद भी हो, ये पॉसिबल है कि वो फादर उस बंदे की शादी तो हुई हो लेकिन वो फादर ना बना हो, तो लेकिन अगर वो फादर बना है तो फिर ये मैंडेटरी रिलेशनशिप होगा। ये 1 to 1 भी हो सकता है फादर और मैनी, लेकिन क्योंकि एक बाप के कई बच्चे हो सकते हैं तो इसलिए ये 1 to many रिलेशनशिप में हम इसको लेंगे। और इसी तरीके से जो मैनी टू मैनी है रिलेशनशिप, ये ऑप्शनल भी हो सकता है और मैंडेटरी भी हो सकता है, जिसको हम नेक्स्ट डायग्राम में स्टडी करते हैं। कार्डिनलिटी implies that only one customer awaits repair actions। अब जो कार्डिनलिटी है, अब देखें यहाँ पे जो 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, कस्टमर ने गाड़ी ठीक करवानी ही करवानी है। लेकिन अगर आप रिपेयर एक्शन की बात करें, यहाँ पे वर्कशॉप की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शनल है मोडेलिटी, क्योंकि लाजमी नहीं कि इस बंदे की बारी आए। कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद रिपेयर एक्शन, कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद रिपेयर एक्शन, कस्टमर ने गाड़ी ठीक करवानी है, लेकिन एम्प्लाइज दैट देयर मे बी मैनी रिपेयर एक्शंस। पॉसिबल है वहाँ और बहुत सारी गाड़ियाँ रिपेयर हो रही हैं, कस्टमर गाड़ी ले गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गाड़ी ठीक होगी सबसे पहले, उसके लिए गाड़ी ठीक करवाना मैंडेटरी है, लाजमी है, लेकिन रिपेयर एक्शन में उसकी बारी आएगी कि नहीं वो ऑप्शनल चीज़ है। तो एम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू हैव अ रिपेयर एक्शन वी मस्ट हैव अ कस्टमर। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर वर्कशॉप ओपन है और कस्टमर ही कोई नहीं आया तो वर्कशॉप का क्या फ़ायदा। और यहाँ आप देखें एम्प्लाइज दैट देयर मे बी अ सिचुएशन इन विच रिपेयर एक्शन इज़ नॉट नेसेसरी। पॉसिबल है कि गाड़ी को ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं जी ओके है गाड़ी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसको डायग्राम में दिखाएं तो हम दिखाएंगे कस्टमर, यहाँ पे ये मैंडेटरी का साइन है, ये ऑप्शनल का साइन है जो आपको नज़र आ रहा है, अवेयर्स रिपेयर एक्शंस। तो ये जो डायग्राम हमने नीचे बनाकर दिखा दी है, ये सारा कुछ बता रही है कि जो कस्टमर है वो मैंडेटरी उसका रिलेशन है रिपेयर एक्शन के साथ, यानी अगर उसने कस्टमर जो सा है अगर उसने गाड़ी ठीक करवानी है तो वर्कशॉप जाना ही पड़ेगा। लेकिन वर्कशॉप वालों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो काम करें, क्योंकि वो काम सिर्फ उस वक्त करेंगे जब कस्टमर आएगा, और अगर कस्टमर आया ही नहीं तो फिर रिपेयर एक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शनल है, यानी रिपेयर एक्शन ऑप्शनल है, कस्टमर का होना मैंडेटरी है, लाजमी है। कस्टमर होगा तो रिपेयर एक्शन होगा। But connecting all the data objects along their relationship in the above manner, an ERD entity relationship diagram is constructed। तो ये आपके पास अब डिफरेंट एंटिटीज़ को उनके रिलेशन वाइज हमने कनेक्ट कर दिया है और उसकी मदद से ये डायग्राम है जिसको आप अंडरस्टैंड करें। अब ये लाइसेंसेस है, ये आपके पास यहाँ पे एक डीलरशिप, एक आपके पास यहाँ पे जो बिज़नेस है उसकी बात हो रही है, और उसकी जो आगे एंटिटीज़ हैं उसमें स्टॉक्स हैं, लाइसेंसेस हैं, कार्स हैं, और कार्स में कार बिल्ड है, और ट्रांसपोर्ट, और शिपर, और कॉन्ट्रैक्ट्स, और मैन्युफैक्चरर। तो ज़रा अंडरस्टैंड करें डीलरशिप ये कैसे चल रही है कि उनके पास वो लाइसेंस इशू करते हैं किन को, मैन्युफैक्चरर्स को। मैन्युफैक्चरर्स बिल्ड करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, कार्स स्टॉक हो जाती हैं किन के स्टॉक में, डीलरशिप के, वो डीलर्स के जो स्टॉक है उसमें कार्स जो सी वो हो जाती हैं, या कार्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, शिप कर दिया जाता है। और इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं कि हम इतनी गाड़ियाँ शिप करेंगे। तो ये पूरा जो आपके सामने है जिसमें डिफरेंट एंटिटीज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटिटीज़ को आपके सामने जो सा वो दिखाया गया है। इनको आपस में जब हम रिलेट करते हैं और इनके रिलेशंस बताते हैं कि कहाँ पे रिलेशन जो सा है वो, यहाँ आप अगर आप देखें फॉर एग्जांपल तो यहाँ आपको रिलेशन नज़र आ रहा है मैंडेटरी, यहाँ भी मैंडेटरी नज़र आ रहा है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए लाइसेंस का लेना ज़रूरी है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर है वो बिल्ड करेगा, और इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है कॉन्ट्रैक्ट्स किसी मैन्युफैक्चरर से ही मिलेंगे। और इसी तरीके से ये पूरी डायग्राम को अगर आप देखें तो ये कहलाएगी एंटिटी
relationship diagram, entity relationship diagram, ERD। ERD की कुछ एट्रीब्यूट्स को हम स्टडी करते हैं। The entity object relationship pair discussed above is the objective of the data model। यानी नंबर 1 the entity object relationship pair discussed above is the objective of the data model। These pair can be represented graphically using the entity relationship diagram। अब ये जो हमने इसको ग्राफिकली दिखाया है, इस ग्राफ को या इस मॉडल को हम कहते हैं ERD। It was basically proposed for design of relational database systems and now is being adopted for other database types also, जैसे network database या distributed databases या object relational databases, उनके लिए भी ERD मॉडल जो से वो यूज हो रहे हैं। A set of primary components are identified for the ERD: data objects, attributes, रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी। ये 5 चीज़ें हमने जो स्टडी की कि ERD में ये 5 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? डेटा ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनलिटी एंड मोडेलिटी। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ERD इज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को एसोसिएशंस भी कहते हैं। डेटा मॉडलिंग एंड द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम प्रोवाइड द analyst or database administrator with the concise notation for examining data within the context of a data processing application or constructing a physical database। तो अगर आपने ERD मॉडल बना लिया है तो उसकी मदद से आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। इस तरीके से ये आपका लेक्चर नंबर 2 कंक्लूड होता है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने है 0300662859। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।